नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका गोल्ड की दुनिया के सबसे अनोखे शो गोल्ड सेंट्रल में। गोल्ड सेंट्रल सीरीज का इस साल का ये पहला शो है और पहला है इसलिए खास है। क्यों? क्योंकि गोल्ड की कीमतों ने नई ऊंचाई को भी छू लिया है नए साल के साथ ही। इसलिए आज हम तैयार करेंगे पूरे साल की स्ट्रेटजी, अब क्या होने वाला है सोने और चांदी के बाजार में। इसके अलावा इस बार के शो में गोल्ड ETF से जुड़ी आपको एक बहुत खास जानकारी भी देने वाले हैं। शुरू करते हैं गोल्ड सेंट्रल का सफर और बताते हैं आपको सबसे पहले ये कि आज कार्यक्रम में खास क्या होगा। शुरुआत करेंगे, क्या कर रहे हैं दुनिया भर के गोल्ड ETF। चीन के सेंट्रल बैंक ने खरीदा कितना सोना, सोने के बाजार पर क्या होगा असर, इसकी जानकारी। और देश में घटा सोने का आयात, क्या वजह है इसकी, क्या असर होगा, ये सब कुछ जानेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए हेडलाइंस। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा गोल्ड का भाव। 2023 में अब तक 1000 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी हैं कीमतें। एक्सपर्ट से जानेंगे अब आगे क्या करें। गोल्ड में केंद्रीय बैंकों की खरीद जारी। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 47% ज्यादा खरीद। दिसंबर में चीन के सेंट्रल बैंक ने खरीदा 30 टन सोना। गोल्ड इंपोर्ट हो सकता है सस्ता, घट सकता है आयात शुल्क। ज्वेलरी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने रखी मांग। सोने के आयात पर लगता है 15% टैक्स। गोल्ड ETF भी करने लगे सोने में खरीदारी का रुख। अमेरिका और एशिया के ETF ने दिसंबर में बढ़ाई खरीद। यूरोप के ETF की बिकवाली नहीं थमी। चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव। नए साल में 71,000 का स्तर छूकर वापस लौटा भाव। फिलहाल 69,000 रुपए प्रति किलो की कीमत। आज के गोल्ड सेंट्रल की एक और खास बात है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं कमोडिटी एक्सपर्ट सुगंधा सचदेव, जो कमोडिटी बाजार की जानी मानी एक्सपर्ट हैं। आपके सवालों के जवाब देंगी। सुगंधा मैम, बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 के इस शो में आपका। धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। चलिए सुगंधा मैम से बातचीत शुरू करें, आपके सवालों के जवाब लें, आपके मन में आने वाली शंकाओं के समाधान ढूंढें। उससे पहले आप एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये स्पेशल रिपोर्ट मनोज कुमार जी ने आपके लिए लिखी है और मनोज जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खरीदारी और बिकवाली का क्या ट्रेंड बता रही हैं सोने के बाजार की खबरें। साल 2022 में लंबे समय तक दायरे में रहने के बाद गोल्ड के बाजार में उछाल देखा जा रहा है। नए साल 2023 के पहले 13 दिन में प्रति 10 ग्राम भाव करीब 1000 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। शुक्रवार को घरेलू बाजार में गोल्ड का भाव 56,245 रुपए की नई रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंचा और विदेशी बाजार में भी कीमतों का भाव $1912 के पार गया। गोल्ड के भाव को रफ्तार देने के लिए 2022 में भी वजहों की कमी नहीं रही। केंद्रीय बैंक लगातार अपने रिजर्व में गोल्ड होल्डिंग बढ़ा रहे थे और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई हेजिंग के तौर पर गोल्ड की मांग मजबूत कर रही थी। लेकिन इनके बावजूद 2022 में वैश्विक बाजार में कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ी। हालांकि 2022 खत्म होने से पहले डॉलर की कमजोरी ने गोल्ड के भाव को बढ़ने के लिए जमीन तैयार कर दी थी और हुआ भी वही। जैसे जैसे डॉलर टूटता गया वैसे वैसे गोल्ड में तेजी दिखने लगी। अब डॉलर इंडेक्स घटकर 101 तक आ गया है, जो पिछले साल सितंबर में 114 के ऊपर था और डॉलर इंडेक्स में आई इस गिरावट की वजह से सोने की कीमतों को बड़ा सहारा मिला है। गोल्ड के वैश्विक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पिछले साल लगातार अपने रिजर्व से सोना बेच रहे थे। उन्होंने भी अपनी बिकवाली कुछ हद तक रोकी है। दिसंबर के दौरान दुनिया भर के गोल्ड ETFs की कुल होल्डिंग में सिर्फ 4.5 टन की कमी आई है। इससे पहले दुनिया भर के गोल्ड ETF हर महीने अपने रिजर्व से दिसंबर के मुकाबले कई गुना ज्यादा सोना बेच रहे थे। गोल्ड ETF की बिकवाली में आई ये कमी कीमतों के बढ़ने का संकेत माना जा रहा है। ऑगमोंट गोल्ड की विशेषज्ञ रनीशा चिनानी का कहना है कि आने वाले दिनों में गोल्ड ETFs सोने के नेट खरीदार बनकर उभर सकते हैं और उनकी खरीदारी लौटने पर सोने की कीमतों में तेजी दिखेगी। रनीशा का मानना है कि मार्च तक गोल्ड का भाव 57,000 रुपए का स्तर पार कर सकता है। मनी 9 की सलाह है कि गोल्ड में निवेश या खरीदारी को लेकर आप अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें।
सुगंधा मैम, पहला सवाल आपसे यही होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी में जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो गोल्ड के भाव को मोटे तौर पर दिशा दे रहे हैं। आपको भविष्य में अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर कैसा आउटलुक लग रहा है और गोल्ड के भाव पर इसका कैसा असर पड़ता दिख रहा है? अगर हम गोल्ड की बात करें तो स्पेशली यूएस इकोनॉमी की तरफ बहुत ज्यादा नजर रहती है। जो भी फैक्टर्स यूएस की इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होते हैं वो गोल्ड के लिए काफी हद तक पॉजिटिव माने जाते हैं। अभी अगर वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट को देखें तो इस साल यूएस की इकोनॉमी एक्सपेक्टेशंस अगर माने उनकी वर्ल्ड बैंक की तो 0.5% तक की ग्रोथ दिखाने की उम्मीद है, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस जो 6 महीने पहले रिलीज की गई थी, जहां ये एक्सपेक्टेशंस थी कि 2023 में यूएस की इकोनॉमी 2% तक ग्रो करेगी। सो अभी अगर हम बात करें वाई द यूएस इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन, पिछले साल यूएस के फेड ने ऑलमोस्ट 425 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक किया है, जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 9.1% इन द मंथ ऑफ जून 2022। इवन दो इन्फ्लेशन काफी हद तक कूल ऑफ हुई है और अभी अगर हम रीसेंट फिगर्स भी देखें तो इन्फ्लेशन एक साल के लो तक आ चुकी है 6.5%। बट अभी भी फेड अपना ये स्टैंड को मेंटेन किए हुए हैं कि वो फर्दर रेट हाइक्स करेंगे इस साल भी। और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो इंटरेस्ट रेट्स 5.1% से 5.4% तक जा सकते हैं। जी। ऑलरेडी अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो 4.25 से 4.50% तक की रेंज में चल रहे हैं यूएस इकोनॉमी। और अगर हम लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ की भी बात करें तो यूएस रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 3.2%। सो ये सारे आंकड़े क्यों इंपॉर्टेंट हैं? बिकॉज अभी यूएस में लेबर मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा रेजिलियंट नजर आ रही है, बट यूएस की इकोनॉमी के जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी कुछ हद तक स्लो डाउन फेस कर रही है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल rate hikes engineered by the various central banks last year and the US Fed especially. So इससे गोल्ड की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ सकती है, स्पेशली गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड। इवन तो इन्फ्लेशन का गोल्ड के साथ एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट अगर हम पिछले साल देखें तो गोल्ड ने ये नहीं ज्यादा डिस्प्ले किया इंटरनेशनल मार्केट में। जो हमने डोमेस्टिक मार्केट्स में भी गेन्स आते हुए देखे दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द रुपी फैक्टर, बिकॉज रुपी ऑलमोस्ट 11.3% तक डेप्रिशिएट किया पिछले साल, और ये एक मेजर कारण था जिसकी वजह से डोमेस्टिक गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर हम इस साल की भी बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा मानना है कि यूएस की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो सकती है, इवन दो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम है, बट स्टिल मुझे लगता है अभी इकोनॉमी जो भी स्लो डाउन होगी इससे गोल्ड की डिमांड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब रुख करते हैं गोल्ड के बाजार में सबसे मोटी पोटली रखने वाले लोगों का, यानी कि गोल्ड ईटीएफ्स का। गोल्ड के बाजार को जो दिशा देने में दुनिया के दिग्गज गोल्ड ईटीएफ की खरीदारी या बिकवाली का ट्रेंड अहम माना जाता है, उनकी अहम भूमिका होती है। 2022 में गोल्ड के ईटीएफ ने मई से लेकर दिसंबर तक हर महीने अपने रिजर्व से गोल्ड बेचा है। दिसंबर अंत तक दुनिया के सभी गोल्ड ईटीएफ की कुल होल्डिंग घटकर 3472 टन बची, जो 32 महीने का सबसे निचला स्तर है। 4 महीने में इनकी होल्डिंग 415 टन घटी है। दिसंबर में भी वैश्विक गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग घटी है, लेकिन होल्डिंग में सिर्फ 4 टन की कमी आई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो बिकवाली की रफ्तार थी वो कुछ कम हुई है। इस कमी के पीछे यूरोप के गोल्ड ईटीएफ की बिकवाली है। दिसंबर के दौरान उत्तरी अमेरिका और एशिया के ईटीएफ ने अपने रिजर्व से गोल्ड की खरीदारी की है, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में यूरोप के ईटीएफ भी खरीदार बनकर उभर सकते हैं। ऐसी स्थिति में गोल्ड के भाव को और सहारा मिल सकता है। मैम, क्या लगता है आपको, ईटीएफ भी वही देख रहे हैं, वही आंकड़े उसी तरह पढ़ रहे हैं जो आपने अभी बताए कुछ देर पहले, और वो भी अब भविष्य में गोल्ड के बड़े खरीदार बनकर उभरेंगे? इवन तो अगर हम देखें तो पिछले 8 महीने से हमने ग्लोबल गोल्ड होल्डिंग्स में से आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं ईटीएफ में से, जो काफी ज्यादा इंडिकेट करते हैं गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड को। अगर हम वही में बात करें तो पिछले साल गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं, और यही एक मेजर कारण था जिसकी वजह से हमने आउटफ्लोज आते हुए देखे। बट इसी में एक और रुझान देखने को मिल रहा है, ये जो आउटफ्लोज है इनका जो पेस है वो काफी हद तक रिसेंट टाइम्स में स्लो डाउन हो गया। सो मुझे लगता है एज ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की जो कंसर्न्स बढ़ेंगे, इससे बहुत ज्यादा गोल्ड में रिवाइव इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है गोल्ड ईटीएफ में भी दोबारा से इन्फ्लोज देखने को मिलेंगे और ये ट्रेंड काफी प्रोमिनेंट रह सकता है 2023 में। सो इसकी तरफ नजर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इससे गोल्ड के प्राइसेस को बहुत ज्यादा पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। बट वहीं अगर मैं दूसरे एक फिगर की बात करूं तो गोल्ड की ओवरऑल अगर हम WGC की लेटेस्ट रिपोर्ट को देखें तो ओवरऑल डिमांड जो है गोल्ड की लास्ट ईयर 28% तक बढ़ी है। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ओवरऑल गोल्ड में इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, इवन दो ईटीएफ में से हमने आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं। गोल्ड ईटीएफ के बाद अब बात करते हैं केंद्रीय बैंकों की। हमने पिछले मनी सेंट्रल में आपको बताया था कि चीन का सेंट्रल बैंक सोने की खरीदारी के लिए उतर आया है, और नवंबर के दौरान चीन के सेंट्रल बैंक ने 32 टन सोने की खरीदारी की थी। अब ताजा रिपोर्ट बताती है कि
चीन के सेंट्रल बैंक की तरफ से दिसंबर में भी बड़ी खरीद की गई है। दिसंबर में उसकी खरीद 30 टन रही है, यानी सिर्फ 2 महीने में सेंट्रल बैंक ने चीन के 62 टन सोना अपने रिजर्व में रख लिया है। ऐसी संभावना है कि चीन का सेंट्रल बैंक आने वाले महीनों में भी गोल्ड खरीदारी और बढ़ा सकता है। चीन के सेंट्रल बैंक की कुल गोल्ड होल्डिंग अब 2010 टन के पार निकल गई है। सिर्फ चीन ही नहीं, दुनिया के अन्य केंद्रीय बैंक भी सोने में खरीदारी कर रहे हैं। नवंबर के दौरान दुनिया के अन्य केंद्रीय बैंकों ने 18 टन से ज़्यादा सोना खरीदा है। मैम, केंद्रीय बैंकों की बढ़ती गोल्ड खरीद क्या संकेत दे रही है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है सेंट्रल बैंक्स की साइड से, और पिछले साल स्पेशली जो लास्ट क्वार्टर की बात करें वहां 400 टन से भी ज्यादा की सेंट्रल बैंक बाइंग देखने को मिली है। टोटल परचेजेस देखें तो ऑलमोस्ट 700 टन के आसपास रही है सेंट्रल बैंक्स की। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। पिछले 11 सालों से सेंट्रल बैंक्स ऑलमोस्ट गोल्ड की कॉन्टिन्यूस बाइंग करते जा रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर रिजर्व्स अवे फ्रॉम डॉलर। और इस साल जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ी और जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगी रशिया के ऊपर, और डॉलर में जो कारोबार था वो कुछ हद तक रुका। सो इस वजह से सेंट्रल बैंक्स का काफी ज्यादा रुख हो गया है, और स्पेशली चाइना का जो रिसेंट रुख निकल के आया है कि वो अपने जो रिजर्व्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। और जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी बढ़ते जा रही है, इकोनॉमिक हेडविंड्स इमर्ज हो रहे हैं, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी सेंट्रल बैंक की बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकती है। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट की तरह इमर्ज हमेशा ही हुआ है, और आने वाले टाइम में भी मुझे लगता है ये मेंटेन रहेगा। और जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ हेड कर रही है, काफी ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स बने हुए हैं कि यूरो एरिया, चाइना और यूएस एक रिसेशन को हिट कर सकते हैं इस साल के अंत तक। सो ये फैक्टर्स सेंट्रल बैंक की बाइंग को कंटिन्यूड रखेंगे, और ये गोल्ड के प्राइसेस को काफी ज्यादा बूस्ट दे सकते हैं। मैम, चीन की इकोनॉमी पर एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा। आज जब हम आप ये शो रिकॉर्ड करें तो आज सुबह ही नंबर आए हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, और दोनों ही चीज़ें चाइना में तेज़ी से टूटी हैं। चीन के नज़रिए से ये नंबर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि चीन दुनिया की फैक्ट्री है, दुनिया का बड़ा कंज्यूमर भी है। अगर आप मेटल्स को देखें, आप और चीज़ों को देखें तो बड़ा कंज्यूमर भी है। आपको क्या लगता है कि अगर इकोनॉमिक रिसेशन जैसी बात दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में चल रही है और चीन में अगर ये स्लो डाउन आता है तो आने वाले दिनों में केंद्रीय बैंक और ज़्यादा एग्रेसिवली ये बाइंग कर सकता है? बिल्कुल, मैं मानती हूँ कि ये एग्रेसिव बाइंग हो सकती है। और चाइना की इकोनॉमी इवन तो रीओपन हो गई है, कुछ हद तक ऑप्टिमिज्म जरूर आई है, और चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायर है गोल्ड का। सो मुझे लगता है सेंट्रल बैंक बाइंग भी और रिटेल डिमांड भी चाइना की साइड से बहुत ज्यादा उभर के आएगी। अभी चाइना में लूनर न्यू ईयर हॉलीडेज आ रही हैं, और ये एक पीक कंजम्पशन सीजन है, बिकॉज जो एक फेस्टिवल का मूड रहता है वहां पे गिफ्टिंग काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है। सो मुझे लगता है चाइना की साइड से जो डिमांड निकल के आएगी वो गोल्ड के प्राइसेस को फर्दर सपोर्ट करेगी। और अभी तक हमने पिछले साल काफी ज्यादा डाइवर्जेंस देखी है। इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस आज अगर हम बात करें, तो जब हम बात कर रहे हैं इस शो की, तो आज ही गोल्ड के प्राइसेस ने रिकॉर्ड हाइस को टेस्ट किया है। 56 टू 40 तक के लेवल्स को टेस्ट किया है गोल्ड ने। और मुझे लगता है अभी इंटरनेशनल मार्केट में स्टीम काफी ज्यादा बची हुई है। अभी तो मुझे लगता है ये रैली स्टार्ट हुई है। जब प्राइसेस अगर 1920 के लेवल को ब्रेक कर जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये रैली मुझे लगता है और ज्यादा बढ़ जाएगी और एग्रेसिव हो सकती है। बिल्कुल, 1920 का लेवल सुगंधा मैम ने बताया कि आप लोग ध्यान में रखें। अभी 1900 के आसपास की कीमतें दिख रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और चीन के मोड़ से जब गोल्ड की गाड़ी गुजरेगी तो उसकी रफ्तार और तेजी से बढ़ सकती है, ऐसा सुगंधा मैम का मानना है। चलिए अब आप अपने देश में लौट आइए, चीन से भारत आ जाइए। भारत में क्या हुआ? बीते दिसंबर के दौरान देश में गोल्ड के इंपोर्ट में भारी गिरावट आई और मासिक रिपोर्ट 2 दशक के निचले स्तर पर लुढ़क गया, ऐसा बता रही है। रिपोर्ट की माने तो दिसंबर के दौरान देश में सिर्फ 20 टन सोने का आयात हुआ, जो 21 के मुकाबले करीब 79% कम है। 21 दिसंबर में 95 टन सोना आयात हुआ था देश में। दिसंबर के दौरान वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली और साथ में घरेलू स्तर पर भी ज्वेलरी की मांग घटी, जिसका असर सोने के आयात पर पड़ा है। हालांकि 2022 के दौरान गोल्ड का आयात शुल्क ज्यादा रहा है और इस वजह से भी सोने का आयात प्रभावित हुआ है। 2022 के दौरान देश में सोने का आयात करीब 34% घटकर 706 टन दर्ज किया गया है। मैम, सोने के इंपोर्ट को लेकर भविष्य में आप कैसा ट्रेंड देख रही हैं? मुझे लगता है जो रिकॉर्ड हाई प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिले हैं, ये एक मेजर रीजन रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के गोल्ड के इंपोर्ट्स काफी हद तक कम हुए हैं। जैसा कि आपने भी मेंटेन किया, 79% तक का ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो डिक्लाइन देखने को मिला है इंपोर्ट्स में। और टोटल कैलेंडर ईयर की बात करें तो 700 टन तक का इंपोर्ट रहा है एज कम्पेयर टू 1000 टन इन द प्रीवियस ईयर। सो ये काफी ज्यादा इंडिकेट कर रहा है कि हायर लेवल्स पे बायर्स की कुछ हद तक कमी हो गई है, और अभी इंडियन बायर्स हायर प्राइसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इवन तो अगर हम देखें तो डिमांड जो है बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो फिर भी वापस आ जाती है, काफी ज्यादा रेजिलियंट रहती है इंडियन डिमांड। हर साल का अगर हम एवरेज देखें तो 600 से 700 टन तक का ही रहता है।
और ग्रेजुअली जब बायर्स हायर प्राइसेस के लिए कस्टम्ड हो जाते हैं तो डिमांड वापस से रिज्यूम हो जाती है। बट इस साल अभी अगर हम देखें तो रूरल साइड से बहुत ज्यादा डिमांड निकल के नहीं आ रही है। प्राइसेस ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइस के आसपास चल रहे हैं, तो मुझे लगता है प्राइसेस में अगर कुछ यहाँ से कूल ऑफ देखने को मिलेगा तो दोबारा से ये बाइंग इंटरेस्ट रिज्यूम हो सकता है। मैम, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि आज हम लोहरी पर ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मकर संक्रांति के बाद शुभ दिन शुरू हो जाएंगे, शादियों का सीजन आगे खड़ा है। डोमेस्टिक कंजम्पशन आप रूरल पे आपने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में आप क्या देख रही हैं? शहरों में मांग निकलेगी या गांव की मांग सुधरेगी क्योंकि फसल के पैसे मिलेंगे? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड सुधर सकता है और आयात बढ़ सकता है या आयात में ये गिरावट जारी रहेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। जब तक प्राइसेस में एक मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिलती तो मुझे लगता है कि बायर्स बहुत जल्दी यहाँ नहीं लौटेंगे। इवन तो वेडिंग रिलेटेड डिमांड जरूर रहेगी बिकॉज वो एक कंपल्सिव बाइंग होती है, बट अगर अदरवाइज मुझे लगता है रूरल इंडिया की साइड से बहुत ज्यादा डिमांड अभी निकल के नहीं आएगी। सो मुझे लगता है प्राइसेस एक अच्छी करेक्शन फेस करेंगे, तभी बाइंग करनी भी चाहिए। मुझे भी नहीं लगता कि करंट लेवल्स पर गोल्ड में एंटर करना चाहिए। हम प्राइस आउटलुक की भी जरूर बात करेंगे आगे इस शो में, बट मुझे लगता है अभी ये इंपोर्ट्स बहुत जल्दी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। चलिए, एक और खबर गोल्ड से जुड़ी कि इस बार के बजट में सरकार की तरफ से गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाए जाने की संभावना है, ऐसा दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की सिफारिश की है। फिलहाल देश में गोल्ड इंपोर्ट पर 12.5% बेसिक ड्यूटी लगती है, इसके बाद 2.5% कृषि सेस अलग से लगता है, यानी कुल 15% ड्यूटी लगती है। और अधिक इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से देश में ज्वेलरी उत्पादन की लागत बढ़ गई है, इस वजह से निर्यात प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से देश में सोने की तस्करी को भी बढ़ावा मिला है। सोने की तस्करी की वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। मैम, क्या लगता है आपको, बजट में घटेगी इंपोर्ट ड्यूटी? कॉमर्स मिनिस्ट्री और जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन दोनों ये डिमांड कर रहे हैं कि इस साल बजट में गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी कम की जानी चाहिए। पिछले साल जुलाई में गवर्नमेंट ने गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी 10.7% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। सो मुझे लगता है इससे स्मगलिंग को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है और इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा सेटबैक मिलता है, बिकॉज इंडिया काफी ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करता है और इसी के चलते इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट मुझे नहीं लगता, कंसिडरिंग द फैक्ट कि रुपी में हमने पिछले साल 11% तक का फॉल आते हुए देखा। थर्ड क्वार्टर की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलमोस्ट 36 बिलियन तक बढ़ गया है, 4.4% ऑफ द जीडीपी। सो इन फैक्टर्स की कंसिडर करते हुए मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट अभी इंपोर्ट ड्यूटी को कट करेंगे। सो इसकी उम्मीद लगाना मैं इसकी उम्मीद नहीं मानती अभी रहेगी सही मार्केट में। सो मुझे नहीं लगता इंपोर्ट ड्यूटी कट होगा इस साल। मैम, लेकिन निर्यात जिस तरह से टूट रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार को ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर अगर थोड़ा सा सहारा दे दें तो निर्यात की जो चुनौती, हालांकि आपकी बिल्कुल बात सही है कि चालू खाता घाटा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार भी मैम अभी 3 महीने पहले तक बड़ी चुनौती था। इन्फ्लेशन को देखें, गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फिस्कल प्रूडेंस को भी ध्यान में रखना है, करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कंटेन करना है और इन्फ्लेशन को भी नीचे लेके आना है। अभी कमोडिटी के प्राइसेस कुछ हद तक कूल ऑफ जरूर हुए हैं। सप्लाई साइड बॉटलनेक्स पिछले साल बहुत ज्यादा बने हुए थे, बट अभी भी अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, इवन दो 5.71% तक आ गई है दिसंबर के मंथ में, बट अभी भी आरबीआई के थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे जस्ट आई ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल इंपोर्ट ड्यूटी कट एटलीस्ट इन द बजट मुझे नहीं लगता ये होगा, आएगा। बिल्कुल मैम, एक टेक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रुपी पर भी हो जाता है, आप फॉरेक्स को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं। रुपये आपको क्या लगता है, पिछले साल तो 10-11% की कुटाई हो गई, पिटाई हो गई, लेकिन उस समय डॉलर जब 114 था तब हम 83 के आसपास थे, 83 के पार थे। अब डॉलर इंडेक्स 103, 102 के लेवल देख रहा है, हम अभी भी 81-82 पर हैं। ऐसा क्यों और आगे क्या? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अभी भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना हुआ है। फेड का रुख अभी भी एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके बना हुआ है। इवन दो दिसंबर में अगर हम देखें तो फेड ने कुछ हद तक डाउनशिफ्ट जरूर किया है, 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हुआ है आफ्टर 4 कंसेक्यूटिव रेट हाइक्स ऑफ 75 बेसिस पॉइंट। और फरवरी में भी उम्मीद बनी हुई है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट हाइक करेगा। बट अभी भी अगर हम लेबर मार्केट को देखते हैं यूएस की, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। जॉब एडिशंस अभी भी लेटेस्ट डेटा जो इंडिकेट कर रहा है काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। सो अभी इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो अभी मुझे नहीं लगता कि रुकेगा, और ये एक फैक्टर है जो दोबारा से डॉलर इंडेक्स को रिन्यूड स्ट्रेंथ दे सकता है। बट अगर मैं ओवरऑल आउटलुक की बात करूं रुपी की, तो मुझे लगता है वी हैव ऑलरेडी सीन द वर्स्ट इन रुपी। सो इस साल मुझे लगता है आउटलुक ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इम्प्रूव होगा।
83 से 83.5 का जो लेवल है रुपी को काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 115 के लेवल से कूल ऑफ हो चुका है, 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ से दोबारा से अगर डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है तो रुपी के लिए नेगेटिव फैक्टर रहेगा। बट स्टिल मुझे लगता है रुपी में हमने जो वर्स था वो देख लिया है। ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री रुपी की यहाँ से पॉजिटिव नजर आती है, बिकॉज जैसा कि अभी हमने बात की, इन्फ्लेशन कुछ हद तक कूल ऑफ हो रही है। जी करंट अकाउंट डेफिसिट को लेके अभी भी जरूर कंसर्न्स बने हुए हैं, बट क्रूड के प्राइसेस अभी भी $100 बैरल के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। सो ये काफी हद तक एक कंफर्टिंग फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसके साथ साथ ये उम्मीद की जा रही है कि बजट में जो गवर्नमेंट गाइडेंस देने वाली है फिस्कल डेफिसिट को लेके, वो भी ऑलमोस्ट फिस्कल जी कंसोलिडेशन का पाथ रहेगा और फिस्कल डेफिसिट ऑलमोस्ट 6 to 6.5% तक ही परसेंट रह रहेगा सकता है, इस बिल्कुल। साल भी। तो ये और रिन्यूड इनफ्लोज देखने को मिल सकते हैं मार्केट्स में। चाइना की इकोनॉमी रीओपन होने की वजह से वापस से एशियन एसेट्स में जो मुझे लगता है रुझान काफी हद तक बढ़ेगा और इससे हम इस साल रिन्यूड इनफ्लोज आते हुए देख सकते हैं, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। सो मुझे लगता है इससे रुपी को सपोर्ट मिल सकता है। और एज लॉन्ग एज वी आर नॉट रीचिंग 83.5 लेवल, मुझे लगता है हर राइज पे यूएसडी आईएनआर को सेल करके चलना चाहिए। और डाउन साइड में मेरा मानना है कि हम 79.5 से 79 तक के लेवल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। चलिए अगली खबर चांदी के ईटीएफ से जुड़ी। पिछले साल चांदी के निवेश के लिए देश में शुरू हुए नए विकल्प सिल्वर ईटीएफ निवेशकों का पसंदीदा विकल्प बनकर उभरे हैं। एक साल के भीतर चांदी के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की एसेट अंडर मैनेजमेंट 1500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और मौजूदा समय में चांदी में निवेश के लिए 7 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स उपलब्ध हैं। पिछले साल शुरुआत 3 फंड्स के साथ हुई थी। इन सभी फंड्स के अब तक करीब 69,000 निवेशक जुड़ चुके हैं। 6 महीने में चांदी के ईटीएफ ने निवेशकों को 22 से 25% का रिटर्न दिया है। नए विकल्प रिटर्न बढ़िया, निवेशक आएंगे ही। बीते 5 से 6 महीनों के दौरान चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है, जिस वजह से चांदी के ईटीएफ में हुए निवेश का रिटर्न बढ़ा है। फिलहाल घरेलू बाजार में कीमतें 69 से 70 हज़ार रुपए के करीब देखने को मिल रही हैं। मैम, चांदी के ईटीएफ को निवेश के लिए कितना बेहतर विकल्प मानती हैं आप? मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इससे पहले इंडिया में सिल्वर ईटीएफ्स नहीं थे। पिछले साल ये जो लॉन्च हुए हैं, ये एसेट एलोकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है एक एवेन्यू है, जहां अभी तक लोग गोल्ड ईटीएफ्स में ही बाइंग कर पाते थे और गोल्ड के लिए हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल थे। बट सिल्वर के लिए जो मेजर एवेन्यू था वो फिजिकल सिल्वर था या सिल्वर फ्यूचर्स की बात करें। बट अब सिल्वर ईटीएफ्स भी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव बन के उभरे हैं। और जिस तरीके से आप शेयर्स में बाइंग करते हैं ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, सिमिलरली आप सिल्वर ईटीएफ्स में बाइंग कर सकते हैं। सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स हैं, ऑलमोस्ट जैसा कि आपने बताया 7 म्यूचुअल फंड्स हैं, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और इन्वेस्टर्स का जो सिल्वर के रिटर्न्स पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छे निकल के आए हैं, इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये प्रोडक्ट आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा करेगा। जिस तरीके से इन्फ्लेशन ओवरऑल बढ़ती जा रही है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और सिल्वर के अपने भी अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, स्पेशली जो सिल्वर की 5G टेक्नोलॉजी और सोलर पैनल्स में जो डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सिल्वर की डिमांड रहने की उम्मीद है, ये सारे फैक्टर्स सिल्वर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और इस साल भी सिल्वर की डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल सिल्वर की डिमांड ऑलमोस्ट 16% तक बढ़ी है और सिल्वर की मार्केट अभी सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर डेफिसिट में रही है। तो ये सारे फैक्टर्स सिल्वर के लिए काफी पॉजिटिव हैं। तो मुझे लगता है सिल्वर ईटीएफ की जरूर तरफ नजर कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, और वहां पर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। चांदी पर आपकी राय जानना चाहेंगे। इस साल आपको क्या लगता है कि चांदी में हम कहां तक के लेवल देख सकते हैं? अभी 70,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर दिसंबर तक की बात करें, क्या आपको लगता है कौन से लेवल हम देख सकते हैं? चांदी की बात करें तो मुझे लगता है चांदी के लिए आउटलुक इस साल काफी फेवरेबल रहेगा। चांदी ने पिछले क्वार्टर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। जैसा कि मैंने अभी मेंटेन किया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सिल्वर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। जहां एक तरफ मार्केट में डेफिसिट है, वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की काफी ज्यादा बढ़ रही है। इवन तो सिल्वर ईटीएफ में से हमने कुछ हद तक आउटफ्लोज आते हुए देखे हैं, पर मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस रही है, इसके चलते सिल्वर ईटीएफ में भी दोबारा से इनफ्लोज देखने को मिलेंगे। इवन तो चांदी मुझे लगता है काफी वॉलेटाइल रहेगी और आफ्टर द सर्ज दैट वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्वार्टर, एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलेगा। 71,000 के लेवल पर सिल्वर के प्राइसेस अभी नियर टर्म में कुछ हद तक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, मुझे लगता है थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी, थोड़ी करेक्शन भी देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल आउटलुक मुझे लगता है प्राइसेस के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और मुझे लगता है ईयर एंड तक के टारगेट्स 88,000 तक के रहेंगे। पर मेरी एडवाइस रहेगी कि करंट लेवल्स पर अभी सिल्वर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें,
थोड़ा वेट करें, 64,000 से 63,000 तक के लेवल्स पर सिल्वर आती है तो स्टैगर्ड वे में वहां पर बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल आउटलुक बहुत फेवरेबल नजर आता है और अगर प्राइसेस 71,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फर्स्ट लेवल्स रहेंगे 75,000 के, देन 82,000 एंड देन 88,000 फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। 3 बड़े लेवल चांदी के लिहाज से आप याद रखिए जो सुगंधा मैम ने याद कराए हैं। पहला लेवल 63 से 70 के बीच खरीदिए। दूसरा लेवल 71 पार कर जाए तो तेजी बढ़ेगी, 71 को रेजिस्टेंस मानिए। अगर नई खरीद करनी है तो या तो इस लेवल पर कर लीजिए या 71 के बाद अगर एग्रेसिव बायर हैं और आपको लगता है बहुत दिन नहीं रुकना है तो 71,000 तक का वेट कीजिए। वो लेवल टूटे तो आगे कीजिए। और हाँ, अगर आप साल भर रखते हैं और 71 के लेवल टूटते हैं कंसोलिडेशन के बाद तो ये मान के चलिए 85, 86, 87, 88 तक के भाव आपको 1,000 रुपये प्रति किलो तक के भाव आपको मिल सकते हैं। मैम ये बात हुई चांदी की। अब आते हैं सोने पर। सोने का आउटलुक क्या है आपका इस साल के लिए? अभी करीब 9 महीने की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना चला और आज हमने जब ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जैसा आपने मेंशन किया कि ऑल टाइम हाई भी हमने आज टच किया है। पूरे साल के लिए क्या भाव देख रही हैं आप? अगर मैं पूरे साल के अभाव की बात करूं तो जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन के फियर्स भी बने हुए हैं और जो सेफ हेवन डिमांड है वो गोल्ड की काफी हद तक रिन्यू हुई है बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी को लेके काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है और सेंट्रल बैंक बाइंग भी बनी हुई है। ये सारे फैक्टर्स गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस साल यूएस के इंटरेस्ट रेट्स मुझे लगता है पीक आउट कर जाएंगे और अगले साल हम इंटरेस्ट रेट्स कट भी आते हुए देखेंगे। सो मार्केट जब इस फैक्टर को डाइजेस्ट कर लेगी तो गोल्ड में एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। उससे पहले मुझे लगता है अभी प्राइसेस कुछ हद तक कंसोलिडेट करेंगे। अभी इमीडिएटली नहीं लग रहा कि 1920 से 1925 का लेवल इमीडिएट टर्म्स में मुझे नहीं लगता अभी ब्रेक हो जाएगा। ओनली इन केस वो ब्रेक होता है तभी एक फर्दर रैली देखने को मिलेगी, अदरवाइज प्राइसेस कुछ हद तक करेक्शन फेस करेंगे, कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी और प्राइसेस डाउन साइड में 53,000 से 52,500 तक फर्स्ट सपोर्ट लेंगे और ओवरऑल आउटलुक इस साल का 60,000 तक का मुझे लगता है देखने को मिलेगा। सो एक बहुत ब्रॉड रेंज में प्राइसेस ट्रेड करेंगे। अगर आप अपने रिटर्न्स को इन्हांस करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस रहेगी कि फेस्ड मैनर में बाइंग करें, करंट लेवल्स पर अभी बाइंग को अवॉइड करें, प्राइसेस को कुछ हद तक कूल ऑफ होने दें और 53,000 से 52,500 के आसपास ही बाइंग करें और 60,000 से 61,000 तक के टारगेट्स इस साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज अभी अगर हम देखें डोमेस्टिक मार्केट्स में रुपी कुछ हद तक एप्रिशिएट हुआ है इस साल और रुपी में अगर फर्दर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी तो डोमेस्टिक मार्केट्स में जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो फर्दर कूल ऑफ हो सकते हैं। बिल्कुल। सो वेट करें, बट यस ओवरऑल आउटलुक इस साल के लिए काफी पॉजिटिव नजर आता है। बिल्कुल। तो अगर आज आप ये खबर देखकर थोड़े से मायूस हुए कि बाजार में सोना ऑल टाइम हाई पहुंच गया और हम नहीं छू पाए, कोई बात नहीं। सुगंधा मैम कह रही हैं अभी आपको फिर से भाव 53,000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। अगर कूल ऑफ हुए प्राइस, वो आपके लिए खरीदारी का एक अच्छा मौका होगा और अगर उस समय खरीद लीजिएगा क्योंकि इस साल के अंत तक भाव 60,000 रुपए तक पहुंच सकते हैं। मैम बहुत शुक्रिया आपका तमाम सवालों के जवाब के लिए। चलिए अब गोल्ड सेंट्रल का आखिरी चरण चलते चलते आपको बताते हैं एक फन फैक्ट, एक ऐसी जानकारी जो सोने की दुनिया की खबर नहीं है लेकिन जानने में आपकी रुचि हो सकती है। तो आज की जानकारी यह है कि क्या आप जानते हैं कि सोने को पिघलाने के लिए कितना तापमान चाहिए होगा? आपकी स्क्रीन पर सोने को पिघलाने के लिए 1064 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। अब ये तापमान कितना है ऐसे सोचिए कि जब 40-45 पारा हो जाता है तो गर्मी के मारे चक्कर आने लगते हैं। अब सोचिए कि जब 1064 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता होगा तब जाके सोना पिघलता है। जब आप इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तब आप समझ पाएंगे हाँ ये तापमान कितना ज़्यादा है। तो ये था हमारा आज का गोल्ड सेंट्रल। लिख भेजिए अपने सुझाव, इसको और बेहतर कैसे बनाएं। ये शो आपको कैसा लगा, आप किस तरीके की जानकारी और जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, हम सब कुछ कोशिश करेंगे आपके पास लाने की। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले महीने की 14 तारीख को फिर आऊंगा गोल्ड सेंट्रल लेके। नमस्कार।